साथियों नमस्कार। आप लाइव देख रहे हो और जितने भी भाई लाइव में जुड़ सकते हैं जुड़ो और आगे की बात सुनो। बात अच्छी बात आई है, खुशखबरी है। 32 लाख पूर्व सैनिकों के लिए, बुजुर्ग सैनिकों के लिए, वीरंगनाओं के लिए, सभी के लिए जो पूर्व सैनिक हैं। एक बार सारे भाई जुड़ जाते हैं। जयंती लाल लबाना जी, आपको जय हिंद, सत श्री अकाल जी। एक बार सारे भाई और जुड़ जाते हैं, फिर मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। ये लाइव है, लाइव में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, 1-2 मिनट का, तो लाइव को जोड़ने में, लाइव को करने में। तो बहुत सारे भाई शिकायत कर देते हैं कि छोटा वीडियो बनाओ, तो भाई मेरे पास में इतना समय भी नहीं रहता, तकरीबन लाइव में ही ठीक है। भरत सिंह सोदा जी राम राम। सुरेंद्र सिंह यादव भी भाई गुड आफ्टरनून बोल रहे हैं। दिनेश शुक्ला जी भी जैन सर बोल रहे हैं। साथियों, खुशखबरी इस प्रकार से है कि आप सबको मालूम है कि 21 मार्च 2025 को ईसीएचएच मुख्यालय से एक लेटर निकला, डिक्लेरेशन फोरम का, स्व घोषणा फोरम का। और स्व घोषणा किसके ऊपर थी? ईसीएचएच कार्ड के ऊपर। और स्व घोषणा में आपने क्या देनी थी कि अगर मेरे कार्ड का दुरुपयोग होता है या मैं करता हूं या मैं अपने कार्ड से किसी सिविलियन का इलाज करवाता हूं या मैं बगैर एडमिट हुए किसी प्राइवेट हॉस्पिटल को अपना कार्ड दे देता हूं और प्राइवेट हॉस्पिटल कुछ परसेंटेज, कुछ पैसा मेरे को दे देता और मेरे कार्ड से वो मेरे को एडमिट दिखा दे, मतलब दुरुपयोग, मतलब एक भ्रष्टाचार, जो आपका जो वेलफेयर है उस वेलफेयर का दुरुपयोग करने के ऊपर स्व घोषणा आपने देनी थी कि मैं स्व घोषणा दे रहा हूं कि अगर मैं ऐसा करता हुआ पाया गया, पकड़ा गया, तो आप मेरा वेलफेयर वापस ले सकते हो, मेरे कार्ड जो ईसीएचएच की कार्ड है उसको कैंसिल कर सकते हो और इस सुविधा से मेरे को दूर कर सकते हो। इसके बाद में हमारे बहुत सारे कोट टाई वाले यूट्यूबरों ने चिकनी चूपड़ी बातें करी, मिर्च मसाला लगाया और एक तरह से पूरे देश भर के 32 लाख पूर्व सैनिकों को एक भ्रमित कर दिया। अब क्या हुआ, उनकी जो झूठ जो फैलता है वो बहुत तेजी से फैलता है। पूरे देश के पूर्व सैनिक ईसीएचएस में पूछने लगे, घोषणा पत्र देने लगे। जो बीमार थे, जो चारपाई से उठ नहीं सकते थे, वो भी गाड़ियों में जाने लग गए। किसी ने ऑटो कर ली, किसी ने गांव से किराए के ऊपर कोई 4 पहिए का व्हीकल कर लिया, 500-700 हजार रुपया उसने ले लिया, क्योंकि इसमें उससे कोट टाई वाले यूट्यूबरों ने कहा था कि 30 जून से पहले पहले जमा करने हैं। तो एक तरह से भगदड़ सी मच गई। तो इसीलिए हमेशा सावधान रहना चाहिए और मैं हमेशा कहता हूं कि कोट टाई वाले यूट्यूबरों पे कभी विश्वास मत करो। अब ये जो स्व घोषणा थी, डिक्लेरेशन जो फोरम था, ये बहुत ही अच्छी पहल थी। जब समाज के अंदर ये झूठ फैली तो फिर ईसीएचएस ने 2 अप्रैल 2025 को फिर एक लेटर निकाला और उसमें पूरी व्याख्या करी। अब आज है 4 अप्रैल 2025 और अब फिर से ईसीएचएच हेडक्वार्टर का एक लेटर निकला है जो स्व घोषणा पे व्यायाम स्थगित किया जाता है, निलंबित किया जाता है, मतलब जो चल रहा था। ये इंग्लिश में लेटर निकला है, मैं इसको हिंदी में बता देता हूं। प्राथमिक लाभार्थियों द्वारा एएम पत्रों द्वारा प्रख्यापित स्व घोषणा को निलंबित कर दिया गया है। 5 अप्रैल 2025 तक जमा किए गए फॉर्म और निलंबन के बावजूद जमा किए जाने वाले फॉर्म ओआईसी द्वारा स्वीकार किए जाएंगे और रिकॉर्ड किए जाएंगे। जानकारी एवं आवश्यक कार्य हेतु ये निकला, मतलब सस्पेंडेड कर दिया जो लेटर पहले निकले थे। अब इस लैंग्वेज से तो यही
समझ में आ रहा है? पहली बात तो जो इनकी जो इंग्लिश होती है वो कोई समझ ही नहीं सकता कि एक लाइन में ये क्या बताना चाह रहे। अब इसके अंदर सस्पेंडेड कर दिया गया जो डिक्लेरेशन फॉरम था, यही बता रहा है एक लाइन में, जबकि इस पूरे लेटर से भी भ्रमित होने का काम है। इसमें पूरी व्याख्या नहीं की गई, सिर्फ 4 अक्षर लिख के छोड़ दिया गया। अब इंग्लिश को समझना भी बहुत बड़ी चुनौती है, और खासकर जो हमारे वाले लिखते हैं उस इंग्लिश को। तो ये तो अगर मेरी बात उन तक जा रही हो तो कृपया करके आप ये देखो कि जो ग्रामीण क्षेत्र में बैठे हैं, जो गांव देहात में बैठे हैं, आपकी जो इंग्लिश है उन तक समझ में आएगी, या उस इंग्लिश को हिंदी भी बनाने के बाद में हमारे जैसे इंसानों को वो समझ में आएगी? तो साथियों, 32 लाख पूर्व सैनिकों के लिए, वीर माता बहनों के लिए, बुजुर्ग सैनिकों के लिए जो डिक्लेरेशन फॉरम था वो सस्पेंडेड कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया। पहली बात तो ये होगी। साथियों, जब ये फॉरम निकला था, आपने मेरा वीडियो देखा हो, मैं हमेशा कुछ ना कुछ सवाल पूछता हूं, और ये सवाल पूछने का अधिकार मेरे को दिया है भारत के संविधान ने। मैंने कहा कि ऐसे लेटर निकालने की क्या जरूरत थी। अब जिसको नहीं समझ में आए, जो कुर्सी पे बैठा है, जिसको इंग्लिश अच्छी आती है, जिसको हर चीज का ज्ञान है, जो फर्स्ट क्लास का ऑफिसर है, क्या उसको बताने की जरूरत है कि जो भारत का जो संविधान है उसके अंदर कानून है कि कोई भी अपनी पहचान का, कोई भी अपने वेलफेयर का दुरुपयोग करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, तो कानून की धारा उस पर लगती है। तो इस लेटर की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि पहले से ही कानून बना हुआ है। बस पकड़ने की जरूरत है कि 32 लाख पूर्व सैनिकों में से किसने अपने कार्ड का दुरुपयोग किया है, किसने अपने कार्ड के ऊपर किसी दूसरे व्यक्ति का इलाज किया। ये बात मैंने पहले भी बताई थी। अब एक फिल्म का डायलॉग है कि भाई काम नहीं है, नुमला काम तो नहीं है, नुमला ऐसा कर, कपड़े उठा और उनको उधेड़ और फिर सीलना शुरू कर दी। कुछ ऐसा ही है, क्योंकि पहले से जब कानून है तो आपको जरूरत ही नहीं थी, आपको पकड़ने की जरूरत थी। मैंने उस वीडियो में यह भी कहा कि आप जो ईसीएचएस की जो सुविधाएं हैं, जिसके ऊपर एक साल में 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो रही, प्लस 32 लाख पूर्व सैनिकों का पर मंथ 1000 रुपया ईसीएचएस में कट रहा है पर मंथ, मतलब साल के 1200 रुपये। उस हिसाब से उनको सुविधाएं दे दो। जो ईसीएचएस का स्टाफ है उसको सिखाओ कि वो किस तरह से पेश आए बुजुर्ग सैनिकों के साथ में। जो दवाइयों की क्वालिटी है उस क्वालिटी को सुधारो, क्योंकि आए दिन वैसे भी खबरें आती रहती हैं। अभी तो जो भारत सरकार का जो सरकारी डिपो होता है दवाइयों को जमा करने के लिए, कि आपातकाल में कब किसको जरूरत पड़ जाए, कहीं भूकंप आ जाए, कहीं बाढ़ आ जाए, कहीं सुनामी आ जाए, जैसे अब म्यांमार में आ गई थी, तो उसी स्टोर से वो दवाइयां बेचती। पर अभी उसी स्टोर के ऊपर एजेंसी की एक रिपोर्ट आई कि इसके अंदर जो दवाइयों की क्वालिटी है उनकी गुणवत्ता बिल्कुल खराब है। तो हमारे को दवाइयों की जो गुणवत्ता है उस पर ध्यान देना चाहिए कि ईसीएचएस कहां से खरीदती है, कहां से क्या है, तो उनके लिए कोई लैब होनी चाहिए उनकी क्वालिटी चेक करने के लिए। यह सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा, जो ईसीएचएस के अंदर ओआईसी बैठे हैं वो तानाशाह बन जाते हैं। कोई पूर्व सैनिक जाता है, उनको हाथ जोड़ता है
कि भाई मेरे को पैनल वाले हॉस्पिटल में भेज दो। अब वो क्या कहता है कि नहीं, पहले ओपीडी लेके आ, फिर ये करके आ, आपको नहीं भेजूंगा, पिछले महीने भी गए थे, आप उससे पिछले महीने भी गए थे, ये गए थे, वो गए थे। अब इनको भी समझाओ कि आपकी जेब से तो पैसा नहीं जा रहा है। जिसको तकलीफ है तभी तो वो ईसीएचएस का दरवाजा खटखटा रहा है। और वैसे भी ग्रामीण क्षेत्र में एक कहावत है कि पुलिस, कोर्ट कचहरी और पुलिस और अस्पताल से बच जाओ, तो कोई भी इन तीनों चारों चीजों में जाने के लिए खुश नहीं है। मेरा आगे यह भी सुझाव था कि करीब करीब 550 से ज्यादा ईसीएचएस हैं, उनके अंदर अब तकरीबन लाखों के करीब कर्मी हो गए। अब उनके ऊपर कितना वेतन खर्च हो रहा है, उस बिल्डिंग का कितना किराया है, एम्बुलेंस किस तरह से दौड़ रही है, सारी चीजों को मिला के, और ऊपर से और भी खर्चा हो रहा है। तो क्यों ना सीधा सीजीएसएस की तरह इनका कार्ड बना दो। अब ईसीएचएस में तो इतना स्टाफ रहता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में सिर्फ एक आदमी को नियुक्त करना है कि कोई भी पूर्व सैनिक अपने कार्ड को ले जाए और सीधा प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए, अपनी ओपीडी ले, इलाज करना हो, ठीक करना है, और वहां जो सरकार की तरफ से, जो ईसीएचएस की तरफ से जो नियुक्त किया हुआ बंदा है, वो उसके बीमारी को भी देख ले। इससे करोड़ों रुपया बचेगा। दूसरी चीज है भ्रष्टाचार। अब सबसे बड़ी चीज ये देखो, जो रिटायरमेंट हो गया, जब सरकार ने उसको रिटायरमेंट कर दिया और उन्हीं को उसके अंदर सर्विस दी जा रही है, और जो 32 साल में, 34 साल में, 35 साल में रिटायरमेंट आ रहे हैं पूर्व सैनिक, उनको ओआईसी नहीं बनाया जा रहा। जबकि ओआईसी किसको बनाना चाहिए? जो 32, 35, 45 साल की उम्र में रिटायरमेंट आ गया। अब कहोगे कि वो कैसे चला देगा ईसीएचएस? जब वो ऑफिसर मैच को चला सकता है, जब वो प्लाटून कमांडर है, जब वो सारे चार्ज ले सकता है, वही सिपाही से हवलदार पूरे यूनिट के पार्ट ऑर्डर काट के आपके अकाउंटों के अंदर पैसा डलवा सकता है, आपका वेतन डलवा सकता है, क्या उसके लिए कि ईसीएचएस चलाना कोई बड़ी बात है? आजकल तो सारे जो सैनिक हैं कोई भी कम पढ़ा लिखा नहीं है। बीए, एमए, बीएससी, बीकॉम बहुत पीछे, इससे भी ज्यादा एजुकेशन है, पर वहां पर उनको सेट नहीं किया जाएगा। जैसे मैं अब स्कॉलर कर रहा हूं यूनिवर्सिटी के अंदर, तो यूनिवर्सिटी के अंदर मैं गया तो मैंने देखा कि जो रिटायरमेंट हो गए 60 साल के बाद में प्रोफेसर, उन्हीं को यूनिवर्सिटी एक एक डिपार्टमेंट में 6-6 प्रोफेसर लगा रखे। और जो किसान मजदूर के बच्चे हैं, जो गांव देहात से गए हैं और जिन्होंने स्कॉलर करी है, पीएचडी करी है, वो बच्चे बाहर रिक्शा चला रहे हैं। मतलब उन बच्चों का जॉब कौन खा गए? जो रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। मैंने वो यूनिवर्सिटी के सभी छात्र संगठन थे, वो सभी बुलाए और सबसे एक बात करी कि भाई तुम इतने सालों से इस यूनिवर्सिटी के अंदर हो और इससे बड़ा क्या भ्रष्टाचार हो सकता है कि जो गुरु, जो प्रोफेसर अपने बच्चों का, अपने छात्रों का भविष्य खा जाए, उनकी नौकरी खा जाए, तो मैं ऐसे प्रोफेसरों को तो मैं नमस्ते भी ना करूं। ऐसे प्रोफेसरों को बाहर करना चाहिए, पकड़ के और बाहर, अगर हो सके तो लात मारो और बाहर करो यूनिवर्सिटी से। उसके बाद में रजिस्ट्रार के पास में गए, मांग पत्र दिया, कमेटी नियुक्त होगी कि सभी रिटायर्ड प्रोफेसरों को बाहर भगाओ, क्योंकि वो तो नए व्यक्तियों का जॉब खा रहे। तो यहां भी ऐसा ही है। मैं वापिस अपनी बात पे आता हूं, जो भ्रष्टाचार है। अब आप गूगल करो ईसीएचएस के अंदर कितना भ्रष्टाचार है। अगर वाकई में ईमानदारी से कोई जांच हो जाए ना, तो देश भर के कुछ ही ईसीएचएस बचेंगे जो ईमानदार होंगे।
नहीं तो लोकल परचेस, मेडिसिन से लेके हर चीज में, एम्बुलेंस भी चला देते हैं चाहे वो खड़ी रही। आप गूगल करना, कभी हिसार में सीबीआई ने गिरफ्तार किया, कभी बादरगढ़ में गिरफ्तार किया, कभी भिवानी में गिरफ्तार किया। 2018 के अंदर तो अमृतसर, गुरदासपुर, तरनतारण में सबका कमेटी ने जांच करी थी और सबका कमेटी ने एक कदम आगे लेते हुए उस भ्रष्टाचार का खुलासा किया था। 27 व्यक्तियों पे एफआईआर दर्ज हुई थी, डॉक्टरों पे, पर कुछ वर्दीधारी पिछले दरवाजे से बच के निकल गए। अभी भी वो केस मेरे ख्याल में हाई कोर्ट में चल रहा होगा जब आप गूगल करोगे तो। साथियों, मेरा वास्तव में मेरा थोड़ा सा, मैं आलोचना वाला व्यक्ति हूं। खुशखबरी, बल्ले बल्ले, इन चीजों से हटके मैं जो आपका हक है, जो आपका सम्मान है, जो आपकी समानता है, मैं उनके ऊपर आपका ध्यान खींचने की कोशिश करता हूं। पर कोट टाई वाले यूट्यूबर, आप मानिए ना मानिए, बहुत ही बदमाश किस्म के व्यक्ति, इनको कोई मतलब नहीं। आज के दिन इनकी संख्या भी बढ़ती जा रही। अब तो पता नहीं है 1150 हो गए या 1200 हो गए। पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है कोट टाई वाले यूट्यूबरों से। कुछ चश्मा लगा के आ जाते हैं, कुछ कोट टाई लगा के आ जाते हैं, पूरे समाज को भ्रमित कर देते हैं। जब ये डिक्लेरेशन फोरम निकला तब किसी ने भी ये नहीं पूछा कि ये फोरम निकला क्यों, 32 लाख पूर्व सैनिकों को क्यों परेशान कर रहे हो, जबकि संविधान में कानून पहले से ही है। कोई भी अपनी आईडी का, कोई भी अपने वेलफेयर का दुरुपयोग करेगा तो उसके ऊपर सिविल की धाराएं लगेंगी, क्योंकि ये एक तरह से भ्रष्टाचार है। अगर कपिल फौजी अपने ईसीएचएस कार्ड का दुरुपयोग करता है तो ये एक तरह से भ्रष्टाचार है, और भ्रष्टाचार की धाराएं पहले से ही हैं। तो कपिल फौजी की जमानत भी तय नहीं है, तो कपिल फौजी से स्वयं घोषणा डिक्लेरेशन फॉर्म क्यों लिया जा रहा है? ये मेरा कहने का मतलब। जब सारे कानून पहले से मौजूद है, उस स्व घोषणा से क्या कुछ अलग हो जाएगा? बताओ क्या हो जाएगा? तो मेरा फिर कहने का मतलब है कि ईसीएचएस की सुविधाओं को पे ध्यान दो, ईसीएचएस की दवाइयों की क्वालिटी पे ध्यान दो। जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनके अंदर ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले, अच्छे से अच्छा खाना मिले, उनके जो बिल हो रहे हैं वो पूर्व सैनिकों को भी दिखाए जाए और उनके साइन भी लिए जाएं। ऐसा नहीं है कि उनके साइन ना लिए जाएं। अब 2 दिन रहा है, अगर वो उस पर लगे 1000 रुपये हैं और 10,000 रुपये का बिल बना के और वो इसे से ले रहे हैं, तो वो भी हमारी जेब से ही जा रहा है। उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। अच्छा व्यवहार की भी जरूरत है। और जो भ्रष्टाचार चल रहा है, सबसे बड़ी बात है उसको रोकने की बात। ईसीएचएस को आज बाहर आके और सीएजी की रिपोर्ट लेनी चाहिए हर साल, एक निष्पक्ष, कि वो खुद लिखे कि सीएजी ऑडिट करो ईसीएचएस का। इससे भ्रष्टाचार कम होगा, अच्छी सुविधाएं मिलेंगी और हर पूर्व सैनिक को मिलेंगी, छोटे रैंक से लेके बड़े रैंक तक। और हर महीने 1000 रुपया एक सिपाही दे रहा है, 1000 रुपया एक जनरल दे रहा है। पर ये जो फैसिलिटी है ये अलग अलग है। एक को जनरल वार्ड, एक को सेमी प्राइवेट वार्ड, एक को प्राइवेट वार्ड, एक को वीआईपी, एक को जनरल। नहीं, ये नहीं है। ये क्या मतलब है? जब 1000 रुपया वो सिपाही दे रहा है, 1000 रुपया वो दे रहा है, तो सबको एक सुविधाएं दी, किसी की जेब से नहीं जा रहा है। और ईसीएचएस को जो चला रहे हैं ना,
वो चला रहे हैं जो 32 साल की एज में रिटायरमेंट आ गए, जो 40 साल की एज में रिटायरमेंट आ गए, 45 साल की एज में रिटायरमेंट आ गए, वो 55-58 साल की उम्र तक कभी ईसीएचएच को नहीं देखते, पर हर साल वो 1200 रुपया देते हैं। तो आप लगा लो कि अगर कोई 32 साल की उम्र में रिटायरमेंट आ गया तो भाई 20-28 साल तक 1200 रुपया देता है वो। उसके 1200 रुपये से जो 60 साल से ऊपर के, 60 साल से ऊपर वालों को तो सबको बीमारी हो ही जाती है भाई, प्राकृतिक का नियम है, सबको कुछ ना कुछ बीमारी हो ही जाती है। तो उनका इलाज कौन करवा रहे हैं? वो जो सिपाही नायक हौलदार हैं वो, और वही जनरल वार्ड में पड़े हैं, और उन्हीं के पैसे से इसे चल रहा है। तो ये एक समानता और एक संविधान के दायरे में अगर इन चीजों में सुधार किया जाए तो ये होता है असली चीज। तो साथियों नमस्कार, यही खबर थी। अगर अच्छी लगी हो तो और भाइयों को भी बताना, फोन करके व्हाट्सएप पे। नमस्कार, जय हिंद।